नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और किसी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ओके जी। एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी ने भी अभी किसी भी बच्चे ने अपना पर्टिकुलर चैप्टर प्रेफरेंस अगर मुझे नहीं बताया है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था तो आप अभी भी मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है जी। हम आज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को एंड कर देंगे। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे थे और हमने उसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जिसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है तो वो नहीं करना। एंड 8th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर एज आर द मिसलेनियस एग्जाम्पल तो इसलिए वो वाला भी हमने क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखा था। बाकी के सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बच्चा लोग। मैथ्स अभी जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है, इस फंक्शन f(x) - 1 का हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ठीक है जी। ओके मैम, अब इसकी डोमेन एंड रेंज हम निकालते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल मतलब ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल मतलब x, ना ही डिनोमिनेटर में है, ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में मतलब रूट में थोड़ी ना दिया है x, और ना ही वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन होती है ऑल द रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स पॉसिबल है वो सब डोमेन हो जाता है। डोमेन मतलब x, वो सब x हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें किसी भी ऐसे नंबर का ध्यान नहीं देना कि यार ये नहीं रख सकते वरना जो f(x) है ना वो इरेशनल नंबर आ जाएगा या वो सॉल्व नहीं होगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता या वेरिएबल की पावर नेगेटिव या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती तो हमें x हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, बिकॉज y उस केस में इरेशनल नंबर या इंफिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि यार हम x कौन सा नंबर नहीं रख सकते, बट कौन से नंबर पर y जो है वो इंफिनिटी आ रहा है तो उस नंबर को नहीं रख सकते। पर भाई ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें ध्यान देना ही नहीं है। इसमें x खुले दिल से कोई भी नंबर रखो। कोई भी नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स। किसी को फिर भी डाउट है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप उनको देख सकते हैं। ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन होती है रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्लियर। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज मतलब y हमें निकालना है। अब इस केस में y क्या होगा वो देखना। डोमेन तो आ रही है सारे रियल नंबर्स। अब मेरी बात सुनना, y मतलब ये x-1 ही है। यही है y, यही है y, यही है फंक्शन, राइट? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। आप देखो, अगर मैं x को r पॉजिटिव रखती हूँ मतलब रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव नंबर रखूं, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव नंबर रखती हूं तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ मतलब ये x-1 अगर पॉजिटिव आता है तो भी ठीक है, x-1 अगर नेगेटिव आता है तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, अगर x-1 पॉजिटिव है तो ठीक है, x-1 अगर नेगेटिव आता है तो मोड की वजह से वो हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब x की कोई भी वैल्यू रख दो आप, कोई भी वैल्यू, जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे x-1 मोड तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि अगर x-1 नेगेटिव आया तो मोड उसको कर देगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आया तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि मोड लगा है। इस पूरे फंक्शन को जो सॉल्व करोगे वो ही तो है y, वो ही तो है रेंज। मतलब इस केस में हमारी रेंज क्या है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर मतलब r पॉजिटिव। सिंपल।
इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? पॉजिटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो 0 इंक्लूडेड है और कहीं तक भी जा सकता है। इन्फिनिटी थोड़ी ना इंक्लूड होता है, तो वहां लगता है ओपन, और 0 इंक्लूड है इसलिए यहां लगा है क्लोज ब्रैकेट। ध्यान से देख लो सभी के सभी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर, कोई भी नंबर रख सकते हो। अब अगर इस फंक्शन को सॉल्व किया जाए, फंक्शन का मतलब ही है y, fx मतलब y मतलब रेंज, तो इस फंक्शन को सॉल्व अगर करोगे, अगर x माइनस 1 नेगेटिव आता है तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब किसी भी केस x को कुछ भी रख दो, y मतलब जो फंक्शन है fx वो क्या आने वाला है? पॉजिटिव, और यही तो है रेंज, मतलब रेंज पॉजिटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ी है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूडेड है इसलिए लगाया है क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी थोड़ी ना इंक्लूड होता है इसलिए लगाया है ओपन ब्रैकेट। सिंपल, मतलब हमें ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया बच्चा लोग, इसमें से कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली ये लिखना है, डोमेन है रियल नंबर एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इसकी डोमेन रियल नंबर है, एंड रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी एज इट इज मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्यों? मॉड लगा हुआ है ना, तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ गई जी? 0 से इंफिनिटी। ये रही, ठीक है, जो मैंने लिखी है ये मैंने आपको एग्जाम, एक सेकेंड, ये मैंने आपको एग्जाम के लिए भी समझा दिया, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। 6th भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आ जाओ जी, ठीक है, करें 6th क्वेश्चन को सॉल्व। रेडी हो सब? आ जाओ ना, फिर कहां जा रहे हो? आ जाओ, ठीक है। देखो 6th क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, ध्यान से जो मैं समझा रही हूं उस तरफ आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। 6th क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है? सेट। फंक्शन मतलब क्या होता है? कोई रिलेशन, वो सेट जिसके अंदर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऐसे है, ये देखो, x और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, मतलब जी ये हो गया x और ये क्या हो गया? y। मतलब जी अब हमें इसमें निकालना क्या है? रेंज निकालनी है ना, ठीक है, निकाल लेंगे। बहुत इजी है, रेड पेन लू। देखो y, इस केस में y क्या है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y को अपन लिख सकते हैं fx, मतलब फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कुछ भी दिक्कत है तो पूछ मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, लाइव क्लास बना तो सकते हैं ना हम इसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ के, ठीक है जी, क्योंकि आपका आंसर हाल की हाल आंसर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। ये देखो ऑर्डर्ड पेयर दिया, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये x है, ये y है। y क्या है? एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y को अपन क्या लिख सकते हैं? fx, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ओके, अब देखो देखो देखो, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? उसमें हमें ये दिमाग में रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो y इंफिनिटी आ जाएगा जी, मतलब रेंज इंफिनिटी आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या नहीं हो सकता? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता। वाह, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैम मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? ये बोल रही हूँ एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर कभी माइनस 1 आ ही नहीं सकता। कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है ना,
-1 रखोगे तब भी 1 आंसर दे देता है, अगर -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आता है ना। तो x की किसी भी वैल्यू पर -1 तो आंसर आएगा ही नहीं एक्स स्क्वायर का। मैंने क्या बोला, x स्क्वायर -1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 + x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो बाबा ये तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है, x की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी x की किसी भी वैल्यू पर x स्क्वायर -1 नहीं हो सकता। रख दो आप कोई भी वैल्यू रख दो x की। क्या x स्क्वायर कभी भी माइनस में आएगा? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस को वो पॉजिटिव कर देगा, x स्क्वायर है क्योंकि, राइट। तो इसका मतलब क्या निकला कि हम x की फ्रीली कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर -1 नहीं हो सकता। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर -1 किसी केस में भी नहीं हो सकता। x की खुले दिल से कोई भी वैल्यू रखो, मतलब डोमेन दैट इज x, इस केस में क्या हो गई, ऑल द रियल नंबर। क्या हो गई जी, ऑल द रियल नंबर्स। अब आती है रेंज की बारी, ठीक है। रेंज कैसे निकलेगी, मेरी बात सुनना। रेंज मतलब y मतलब क्या है, ये एक्स स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, ऊपर न्यूमरेटर तो पॉजिटिव आंसर ही देगा, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। क्यों मैम, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें +1 ही तो हो रहा है। न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव आंसर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, और साथ में +1 है, ये भी पॉजिटिव, तो मतलब डिनोमिनेटर भी हो गया पॉजिटिव। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। y क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू 0 से तो बड़ी ही होगी। इतना समझ में आया, राइट। ये मैंने इतनी गाथा इसलिए समझाई ये लाइन लिखने के लिए कि जो y है दैट इज fx है, 0 या 0 से तो बड़ा ही आएगा। fx मतलब y 0 से तो बड़ा ही आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आंसर देगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है। 0 या 0 से तो बड़ा ही आएगा। अब देखो एक और चीज, ध्यान से इधर आ जाओ। एक और चीज देखो, मेरी बात सुनना। न्यूमरेटर में दिया है एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दिया है 1 + x स्क्वायर। तो क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है? हाँ मैम, है ना। न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर होने के साथ साथ +1 भी है। ध्यान से देखो, +1 भी है। इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब 1 + x स्क्वायर बड़ा है। अरे बाबा, हाँ आ गया ना रबर। 1 + x स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर से। ये विजिबल है सबको, ठीक है। अगर मैं दोनों में 1 + x स्क्वायर का डिवाइड करूं, ये आपको समझ में आ गया। न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर, ये प्रूव हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। डिवाइड 1 + x स्क्वायर बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड 1 + x स्क्वायर से डिवाइड मारूं तो क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। ये क्या है जी, ये क्या है, देखना जरा। पहले तो ये पेन गुस्सा इतना दिलाती मुझे। ये क्या है जी, ये है y, मतलब y 1 से छोटा है। देखो 1 की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन y। ये y तो है, मैंने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, ये x स्क्वायर + 1 स्क्वायर क्या है, ये y तो है, मतलब y 1 से छोटा है, 1 इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब y 0 से तो बड़ा है, 0 या 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज y तो है,
जीरो इंक्लूडेड साइन के साथ है, मतलब क्लोज ब्रैकेट। जीरो या जीरो से तो बड़ा है y, लेकिन 1 से छोटा है, और 1 में इंक्लूड का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। तो 0 से 1 के बीच में है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। कैसे किया मैंने, 2 मिनट में रिकैप करते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले हमें एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया है, एक्स वाई मतलब y क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबको विजिबल है पहले, ठीक है। अब डोमेन क्या हो सकती है, डोमेन कुछ भी हो, मतलब x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता। तो ये तो ट्रू है, x की किसी भी वैल्यू पे, x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा ही नहीं। मतलब आप x को फ्रीली कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता। x की किसी भी वैल्यू पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता ही नहीं है, तो डोमेन क्या हो गई, दुनिया के सारे नंबर, मतलब ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमें निकालनी है रेंज, ठीक है ठीक है ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे बाबा जी, देखो रेंज मतलब y। अब मेरी बात सुनना, ऊपर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आंसर देगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आंसर देगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, मतलब y आएगा पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, y की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है। रेंज की लोअर लिमिट आ गई। अब बात सुनो, देखो पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, हाँ है, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में साथ में प्लस 1 भी है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, ठीक है। मैंने दोनों साइड को डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1, और ये एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, वाई तो बन रहा है, 1 ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी है, क्योंकि y 1 क्या है, ग्रेटर देन y, ये निकल कर आया। मतलब y की वैल्यू 0 या 0 से तो बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी है, ये आ गई मेरी रेंज। मतलब y क्या आ गया, 0 या 0 से बड़ी, 0 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया है, पर 1 या 1 नहीं है, 1 से छोटी है, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट का गेम भी मैं सेट की क्लास में समझा चुकी हूँ, ये सब कुछ लिंक है। तो किसी ने सेट चैप्टर नहीं देखा है, किसी ने फंक्शन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले वो देखो, तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गई हमारी डोमेन, ये आ गई हमारी रेंज। ये पूरा का पूरा एग्जाम में सॉल्व करना है, इसी से तो निकलेगा। और ये भी, ये पूरा फाइनल सॉल्यूशन ही है। डिफरेंट पेन यूज किया है मैंने, लेकिन ये पूरा का पूरा फाइनल सॉल्यूशन ही है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे ही करेंगे। ओके, अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो 7th क्वेश्चन क्या दिया है, फंक्शन, 2 फंक्शन दिया है f और g, एक फंक्शन दिया है ये, एक फंक्शन ये दिया है। वाह, हमें f प्लस जी निकालना है, f प्लस जी मतलब fx प्लस gx निकालना है। ओरली कर लेंगे यार, क्या करना है, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, क्या आ जाएगा 3x 3 माइनस 2, आ गया, सबका आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, f माइनस जी, यहीं पे करते हैं ना, इसको तो सेपरेट उसकी भी जरूरत नहीं है, fx माइनस gx करना है, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इधर माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, क्या आंसर दे देगा ये, x माइनस 2x क्या होता है, माइनस x, 1 प्लस 3 क्या होता है 4, ये आ गया, विजिबल है सबको, ये रहा। अरे आजा भाई, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ये आ गया x माइनस एक्स प्लस 4, सिंपल बाबा। अब क्या करना है, f डिवाइड बाय g, वाह, मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन दिए होने चाहिए ना, मजा भी आया नहीं, सबसे सिंपल, मतलब fx अपॉन gx, ये अपन ने एल्जेब्रिक फंक्शन समझे थे ना, ये वो है, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, बस इतना करके छोड़ना है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ यही है, अपनी आंखों पे भरोसा करो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इतना इजी, ठीक है।
ओके जी। और 8th क्वेश्चन जी आपका होमवर्क है, डिट्टो हमने मिसलेनियस एग्जांपल किया है ना बच्चा, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन तक वो हमारा हो गया। 3rd क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है तो वो हम नहीं करने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन अभी क्लास के एंड में करेंगे, पहले आ जाओ बाकी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ, ओरली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये भी। एक सेट ये दिया है, एक सेट ये दिया है। फंक्शन मतलब जो रिलेशन है, अभी तो सिर्फ ये दिया हुआ है एफ, अभी हमें नहीं पता ये रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी है, बट ये एक फंक्शन है कि ये सिर्फ रिलेशन है, रिलेशन तो है ही है, पर क्या ये फंक्शन है ये तो हमें पता करना पड़ेगा। ये सारे के सारे पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है ये एफ जो है क्या सिर्फ एक रिलेशन है कि ये एक फंक्शन है। कैसे बताएंगे, जब पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आ रहा हो, देख लो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 2, अरे 2 तो 2 बार आ रहा है, 2 तो 2 बार आ रहा है, मतलब एक प्री इमेज की 2 इमेज पॉसिबल है। 2 9 के साथ भी पेयर बना रहा है और 2 11 के साथ भी पेयर बना रहा है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक रिलेशन है। तो एफ इज अ रिलेशन, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये नहीं। सिंपल, खुद से ही समझ में आ रहा है। जस्टिफाई और आंसर, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एज 2 is pairing with 9 as well as 11, therefore pre-image has more than one image। बस इतना लिखेंगे आप, जस्टिफाई भी करना है ना इसीलिए। as 2 is pairing with 9 as well as 11, therefore pre-image has more than one image। एक 2 जो प्री इमेज है उसकी 9 भी इमेज बन रही है, 11 भी, जो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। हो गया, हाँ इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आ जाओ, मतलब 11th क्वेश्चन को अब हम करते हैं, ठीक है। आजा भाई आजा आजा आजा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, एफ बी द सबसेट जेड टू जेड, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ, मतलब ये एक सेट दिया है, देखो कर्ली ब्रैकेट दिए ना, और ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिए हैं। हमें क्या देखना है, इज एफ अ फंक्शन, मतलब ये z रिलेटेड टू z है। z मतलब होता है इंटीजर, मैंने आपको पहले भी बताया था, z मतलब होता है इंटीजर, q मतलब होता है फ्रैक्शन, और r मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। ये बात आपको पता है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे है, ए बी और ए प्लस बी, ओके। ये ए और बी दोनों ही है इंटीजर, क्या है इंटीजर, क्योंकि लिखा है ना एलिमेंट ऑफ जेड। ए बी मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर जो है, और ये जेड रिलेटेड टू जेड, एक फंक्शन तभी होगा जब एक्स सिर्फ वाई के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, मतलब एक्स जो है y के 2 एलिमेंट के साथ जब पेयर ना बनाए, x की कोई भी वैल्यू पर 2y पॉसिबल ना हो, उसी को तो कहते हैं फंक्शन। अब ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा इजी है, बड़ा इजी, ठीक है। ओके, अब कैसे करना है इसे अभी बताती हूँ। ठीक है, ए बी ए प्लस बी, ठीक है, ये है x, ये है y, ओके। अब अगर मैं a को ले लूं 1 और b को ले लूं 2, ठीक है, बिकॉज ये a और b दोनों ही z के एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा, z मतलब इंटीजर, ठीक है, दोनों ही z के एलिमेंट है, ओके। अब अगर इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर तो वही होता है, a को 1 ले लू और b को 2 ले लू, तो x क्या आएगा ए बी, दैट इज x क्या आएगा 2, और y क्या आएगा a प्लस बी, मतलब 1 प्लस 2 क्या आ गया 3, राइट, यही है, ठीक है। आजा भाई आजा आजा आजा, ठीक है, ये है, ओके। अब देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर मैं a को -1 ले लू और b को -2 ले लू, ले सकती हूं मैं, तो मेरा x है ए बी, क्या आएगा x, -1 इंटू -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 2,
y क्या आएगा a प्लस बी, मतलब -1 प्लस इधर -2, तो क्या आ जाएगा -3। देख लो अच्छे से, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और ए प्लस बी, मतलब ए बी है x, ए प्लस बी है y। अगर मैं a को 1 b को 2 लिखूं तो x जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, y जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। a को -1 और b को -2 लिखूं तो x जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन y -3 आ रहा है। इसका मतलब x2 पर y3 भी पॉसिबल है और y -3 भी पॉसिबल है। यही है, x2 पर y3 भी पॉसिबल है, y -3 भी पॉसिबल है, यही आ रहा है। मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, नहीं है ये फंक्शन। बस एग्जाम में ऐसे ही प्रूफ करना है आपको। ये तो मैंने समझाया है बच्चा, इसे नहीं लिखना है एग्जाम में। बस इतना लिखना है कि ये जो ऑर्डर्ड पे है ए बी और ए प्लस बी है, अब इधर ए बी है एक्स, ए प्लस बी है वाई, ऐसा लिख देना है। फिर A1 B2 उस पर x और y निकालना है, फिर A -1 और B -2 पर x और y निकालना है। बिकॉज हम लिख सकते हैं x नहीं, A और B दोनों ही एलिमेंट है z के। z मतलब इंटीजर, तो ये इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट नंबर होंगे। एक सेकेंड विजिबिलिटी बता दूं मैं, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट नंबर होंगे, ठीक है। तो x2 पर y की वैल्यू 3 भी आ रही है, y की वैल्यू -3 भी आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पेयर कैसा बन गया, 2 3 और 2 और -3, जो नहीं हो सकता। 2 दो बार नहीं आ सकता। x2 पर y की 2 इमेज पॉसिबल हैं, जो नहीं हो सकता। दैट इज ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एज at x2 y has two values 3 and -3, therefore this relation is not a function। सिंपल, डन। चलो आ जाओ, अब हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, बट एक सेकेंड बच्चा लोग, सबका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th तो बहुत इजी है। ठीक है, 12th क्या बोल रहा है, ए सेट, एक सेट दिया है 9 10 11 12 13, ये ए सेट है, ठीक है। लेट ए रिलेटेड टू एन, ये लिखा है ना ए टू एन, दैट इज ए रिलेटेड टू एन है। रिलेशन किसके साथ है, एन। एन मतलब ऑल दी नेचुरल नंबर्स, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एन, एफ एन मतलब ये फंक्शन, मतलब एफ एक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो एफ एक्स है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। मैम ये लिखा क्या है, ये लिखा है, देखो एक सेट दिया है ए, क्या है 9 10 11 12 13, ये एक सेट दिया है। ए किससे रिलेटेड है, एन के साथ। एन मतलब सारे टक 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 1 से लेकर इंफिनिटी तक नंबर्स। लेकिन रिलेशन कैसा है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है y क्या होगा, y होगा x का हाईएस्ट प्राइम नंबर। एक सेकेंड ऐसे यहां लिखती हूँ ना तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये समझ में आया, ए ये दिया है F2N, देखो ध्यान से बच्चा लोग, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, ठीक है। देखो FAN दैट इज A रिलेटेड टू N, N का मतलब ऑल दी नेचुरल नंबर्स, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं, ओके। FN ये फंक्शन है, F स्मॉल n दिया हुआ है, स्मॉल n जिसको अपन FX भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब Fn का मतलब क्या होता है, Fn का मतलब y, y क्या है, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ n। Fn y क्या है, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n।
स्मॉल एन दैट इज एक्स, ठीक है। एफ एन है ना फंक्शन, स्मॉल एन, इसको अपन एक्स भी लिख सकते हैं। तो y क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, और जो फर्स्ट सेट है एंड a रिलेटेड टू n है, a रिलेटेड टू n है, देखो दिया है ना a टू n, ऐसा दिया है ना, दैट मीन्स a रिलेटेड टू n है, मतलब a का एलिमेंट पहले आएगा और नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट बाद में आएगा, राइट। और रिलेशन कैसा है, रिलेशन ऐसा है जिसमें y क्या है, x का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ओहो, x का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है y, और हमें रिलेशन मतलब हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने एक्स वाई जिसमें जो x है वो कौन से सेट से उठ के आएगा, a से, राइट। सही बोल रही हूं मैं, x कहां से उठ के आएगा, a से, सही बोल रही हूँ ये बात, तो x a से ही उठ के आएगा, हाँ मैम, बिकॉज a रिलेटेड टू n है, पहला सेट है a, तो x जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट a से उठ के आएगा। y कहां से उठ के आएगा, नेचुरल नंबर से, क्योंकि a रिलेटेड टू n है। लेकिन रिलेशन कैसा है, जिसमें y क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x है, मतलब a का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हुआ ना। देखो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, रिलेशन क्या है, y क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, n दिया है ना स्मॉल n दैट इज x, ठीक है। और x उठ के कहां से आ रहा है भाई, a से, क्योंकि a रिलेटेड टू n है, तो a सेट से ही x का हर एलिमेंट उठ के आ रहा है। ओके, अब क्या आएगा, सिंपल, देखो इसको कैसे करेंगे, आजा भाई आजा, ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया, ठीक है, इसका रिलेवेंस नहीं है। मेरे को तो पेयर बनाना है बस, ठीक है। अब ये देखो मैंने लिखा 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गई मेरी कोडोमेन, नहीं ये हो गई मेरी सॉरी डोमेन, सॉरी डोमेन, डोमेन मतलब x, क्योंकि x का हर एलिमेंट सेट a से उठेगा, ये हो गई मेरी डोमेन, ठीक है। मेरी कोडोमेन क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट क्या है, सारे नेचुरल नंबर। तो जिस सेट से y उठता है, y कहां से उठेगा, यहां से, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कोडोमेन। और रेंज मतलब x जिस y के जिस एलिमेंट के साथ पेयर बना पाएगा वो है रेंज, है कि नहीं। किसके साथ बना पाएगा, y है क्या, y है क्या, y है x के एलिमेंट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। x का एलिमेंट मतलब जो a सेट से उठ रहे हैं, इस हर एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो है y। अब पहले 9 के फैक्टर क्या पॉसिबल है, 3 इंटू 3, तो इसमें हाईएस्ट क्या है 3, और 3 क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ है, ठीक है। 10 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, है ना। 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 एंड 5, इसमें हाईएस्ट क्या है 5, और क्या 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ है, तो आ जाएगा 5। 11 के फैक्टर्स तो 11 ही होता है, और 11 एक प्राइम नंबर भी है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 2 12, इसमें हाईएस्ट क्या है 3, और 3 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। 13 के फैक्टर्स तो 13 इंटू 1 ही होते हैं, इसमें हाईएस्ट क्या है 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, हाँ है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। 13 डिविजिबल है बाय 1 एंड इटसेल्फ 13, ठीक है। तो 11 12 का आ गया 3, 13 का आ गया 13, यही तो बनेगा पेयर, ठीक है। ये रफ वर्क था, इसे हटा सकते हैं, एग्जाम में करके भी दिखा सकते हो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकाला। ये डोमेन है, ये आ गई y, सारे नेचुरल नंबर्स को डोमेन है, जिस सेट से y उठ रहा है a रिलेटेड टू n है, तो a रिलेटेड टू n है मतलब ऑर्डर्ड पेयर x y है, तो उसमें x कौन से सेट से उठेगा, a सेट से, ठीक है, और y कौन से सेट से उठेगा, सारे नेचुरल नंबर्स में से, ठीक है। तो है क्या, y इज इक्वल्स टू x का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो मतलब x मतलब ये सारे सेट के एलिमेंट्स, इन हर सेट का हर एलिमेंट का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढा, वो ये आ गया। क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स है, हाँ है ना, मतलब ये नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स है ना बाबा, कंप्लीट नंबर भी है, पॉजिटिव भी, हाँ, तो यही हो गया y, ठीक है। तो यही हो गई रेंज,
पेयर कैसे बनेगा? 9 3, 10 5, 11 11, 12 3, 13 13, ये बन गया। और रेंज क्या होती है? रिलेशन वाले सेट का सेकेंड एलिमेंट। 3 5 11 3 13, 3 5 11 3 13, 3 दो बार है इसलिए एक ही बार लिखेंगे। तो रेंज क्या हो गई? 3 5 11 13। और हमसे क्वेश्चन में रेंज ही पूछी गई है। देख लो, एक बार दिखा देती हूँ। फाइंड द रेंज, सिंपल। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो अच्छे से। अरे भाई हट जा। विजिबल है? ठीक है, ए सेट से एक्स उठेगा और वाई क्या है? एक्स का हाईएस्ट प्राइम नंबर। तो इसका हर फैक्टर निकाला हमने, जो हाईएस्ट आ गया वो उसके साथ पेयरिंग होगी, वो होगा वाई। अब देखो 9 का हाईएस्ट फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो 3 है। 10 का हाईएस्ट फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो 5 है। ठीक है, और ये सभी के सभी नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि जो दूसरा सेट है वो सारे नेचुरल नंबर्स का है। ए रिलेटेड टू एन है, ऐसे दिया था ना, इसका मतलब ए रिलेटेड टू एन है। ठीक है मैम, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है ये। मैम 3 दो बार आ रहा है, देखो देखो 3 दो बार आ रहा है मैम। बेटा जी, सेकेंड एलिमेंट 2 बार आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा है। हर प्री इमेज की एक ही इमेज है। 9 की 3 ही इमेज है, 12 की 3 ही इमेज है, ये अलग अलग है ना। एक इमेज की 2 प्री इमेज पॉसिबल है फंक्शन में। एक इमेज की 2 प्री इमेज पॉसिबल है, मैंने अच्छे से बताया था। मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक एलिमेंट के साथ ही पेयर बना सकता है, लेकिन एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के 2 वेरिएबल के साथ पेयर बना सकता है। इधर डिपेंडेंट वेरिएबल y 3 x के 2 एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, 9 के साथ एंड 12 के साथ, जो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता, तो यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, फर्स्ट नहीं, तो ये एक फंक्शन भी है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। और इसी तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत लेनी नहीं है, सिंपल इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन क्या है ना, उसमें हमने जो एग्जाम्पल किया था ना मिसलेनियस में, बिल्कुल वैसा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन बस इसलिए मैं करवा रही हूँ, वरना तो होमवर्क देती। इसे हटा दूं फटाफट से, इधर ही कर लेंगे ना 9th क्वेश्चन, इसलिए। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, है ना। 9th क्वेश्चन क्या दिया है? रिलेशन है n to n, डिफाइन बाय, कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है। ठीक है, पेयर क्या है? a और b, ये पेयर है, मतलब इधर ये x है, ये y है। ठीक है जी, ठीक है। और कैसा रिलेशन है इसमें? a इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये रिलेशन है, मतलब पेयर। x y लिख लो, a b लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ठीक है, जो पेयर है, वहां जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें ए बी था और a प्लस बी था, बेटा वहां पे ए बी और a प्लस बी दिया है, मतलब ये पूरा का पूरा x है, जैसे यहाँ ax है, मतलब x की जगह पे a b लिखा हुआ है, x की जगह पे a b लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और a प्लस बी दूसरा एलिमेंट है, ये डिफरेंस था। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए से यहाँ बताया मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, फटाफट से देखो, ये x है, ये y है, रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यही रिलेशन है, ये रिलेशन है, मतलब सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है ना, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें बोला है क्या ये ट्रू है? a एलिमेंट है रियल नंबर के फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, a जो ये स्मॉल a है ये नेचुरल नंबर्स, n मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या ये रिलेशन का पार्ट बनेगा? रिलेशन मतलब रिलेशन वाले सेट के अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो एक पेयर होते हैं, क्या इस सेट के अंदर का ये पेयर बनेगा क्या? a
फर्स्ट पॉइंट है। ये पार्ट बनेगा तब बनेगा जब a इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो। जो सेकेंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन यही तो है। सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब सेकेंड एलिमेंट भी इधर a है और फर्स्ट एलिमेंट भी इधर a है, तो a का स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, a स्क्वायर a। क्या ये पॉसिबल भी है? a का स्क्वायर a कैसे हो सकता है? सिर्फ 1 के लिए पॉसिबल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर आप 1 1 रखोगे तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन और किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल भी है नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। तो आप लिखोगे a इक्वल्स टू ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1। इसीलिए ये रिलेशन a इंटू ए, ये रिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। जब ये पेयर इस रिलेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इस रिलेशन के सेट का ही एलिमेंट कैसे बनेगा बच्चा लोग? ये पेयर में रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रिलेशन क्या है? सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट। तो भाई इसमें सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है 1 को छोड़ के। तो मतलब ये जो है वो रिलेशन का पार्ट ही नहीं बन रहा, ये पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कहां से पार्ट बनेगा? तो ये नहीं हो सकता। ऐसे बनाओगे आप, सिंपल हो गया सॉल्व। बस ऐसे ही करना है। अब आ जाओ सेकंड पे। विजिबल नहीं था आप लोग को बच्चा, अब देख लो। ए स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, ये रिलेशन है जो ए में पॉसिबल ही नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता है क्या? 1 को छोड़ के किसी में भी नहीं हो सकता। मतलब ये वाला पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रिलेशन के सेट में कहां से आएगा? मतलब रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है मैम, ओके। सेट वाला चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर रिलेशन वाली जो स्टार्टिंग की क्लासेस है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको ये वाली एक्सरसाइज इजी लगेगी। ठीक है, तो अगर पहले किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज बच्चा पहले वो देखो। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? ए बी। ठीक है, क्या ये रिलेशन का एलिमेंट है? नहीं, ये रिलेशन का एलिमेंट है। क्या इसका मतलब ये है कि बी और ए बी रिलेशन का एलिमेंट है? देखो, ए बी रिलेशन का एलिमेंट है, मतलब जो रिलेशन है उसको ये पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये रिलेशन वाले सेट का एलिमेंट है। इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, क्योंकि ये दिया हुआ है साफ साफ। अगर ये दिया है तो ये इंप्लाइज कि ये है। अब हमें बोल रहे हैं क्या बी ए रिलेशन का एलिमेंट होगा? बी ए रिलेशन का एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो। राइट, यही है। मतलब ये वाला पेयर रिलेशन का पार्ट तब बनेगा जब सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी हो। अब देखो क्या ये हो सकता है? जब ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी 4 आ रहा है बाबा। अगर इसमें a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, इसमें आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू बी 4 आ रहा है। तो किसी भी वैल्यू के लिए b इक्वल्स टू a स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर तो है b 4। जब a और b रिलेशन का पार्ट है, मतलब वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब b स्क्वायर a है। ठीक है, अगर मैं दोनों की स्क्वायरिंग करूं, दोनों साइड स्क्वायर करूं, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू बी 4 है। मतलब b और a ये पेयर रिलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे a स्क्वायर बी 4 है, a स्क्वायर b पॉसिबल है ही नहीं। देयरफॉर नॉट एलिमेंट ऑफ R, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब लास्ट बचा है। लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? बड़ा इजी है लास्ट भी। लास्ट क्या है? लास्ट है ए और बी एलिमेंट है रिलेशन का। अच्छा, ये एलिमेंट है रिलेशन का। बी और सी भी एलिमेंट है रिलेशन का, बी और सी भी एलिमेंट है रिलेशन का।
प्रूव करना है। क्या प्रूव नहीं, मतलब क्या इससे ये प्रूव होता है कि ए और सी एलिमेंट होगा रिलेशन का, ये देखना है। देखो बस सिंपल, आ जाओ जी। ये इतना ऊपर क्यों चला जाता है, पागल है क्या? चलो आओ इधर आओ। सबको विजिबल है ना? पहले विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना वो कर रही हूँ। चलो आ जाओ, रेड पेन से करते हैं ऐसे, ठीक है? दिख रहा है, दिया हुआ है ए और बी एलिमेंट है रिलेशन का, मतलब ये रिलेशन सेट के अंदर ये पेयर है, मतलब ये पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, यही तो रिलेशन था, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? बी और सी भी रिलेशन का पार्ट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, ये भी है। ओके मैम, ये भी है। हमें क्या दिखाना है कि क्या ए और सी रिलेशन का पार्ट है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब देख लो बाबा, अब ये दो इक्वेशंस को देखो, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, b इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं b की जगह पे c स्क्वायर पुट करूं, b इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। पुटिंग b वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूं, a इक्वल्स टू b की क्या वैल्यू है, c स्क्वायर, और ये b स्क्वायर है, मतलब अलग से स्क्वायर तो लगेगा ही। मैंने b की जगह पे लिख दिया c स्क्वायर, और स्क्वायर तो है ही, तो a इक्वल्स टू C4 आ रहा है, सिंपल। देखो ए बी रिलेशन का पार्ट है, मतलब a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी सी रिलेशन का पार्ट है, मतलब b इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन आ गई। क्या ए सी रिलेशन का पार्ट है? अगर ये रिलेशन का पार्ट है, इसका मतलब ये प्रूव होना चाहिए कि a इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? ओके, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, ये होना चाहिए। अब देखो a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू सी स्क्वायर, दो इक्वेशन है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का जो b है, b की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, b इक्वल टू सी स्क्वायर है, मैंने यहाँ b की जगह पे c स्क्वायर पुट कर दिया, और ये b स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, तो a आ रहा है C4, मतलब किसी भी वैल्यू पे a c स्क्वायर नहीं आ रहा, क्योंकि a बराबर है C4 के, a c स्क्वायर के बराबर नहीं है। Therefore a and c not an element of relation because doesn't satisfy relation, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे। a इक्वल्स टू सी स्क्वायर नहीं है, a इक्वल्स टू C4 आ रहा है, ठीक है? a इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, b इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया है, क्योंकि ये दोनों रिलेशन का पार्ट है। हमें ये दिखाना है क्या a और c रिलेशन का पार्ट है, अगर होते तो a इक्वल टू सी स्क्वायर होता। अब ये जो दो इक्वेशन है, इसमें मैंने b की वैल्यू जो c स्क्वायर है सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो b की जगह c स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है तो a इक्वल टू C4 आ रहा है, तो किसी भी वैल्यू पे a c स्क्वायर नहीं है, a तो C4 आ रहा है। दैट मीन्स ये a और c रिलेशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये पेयर जो है वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। डन। तो यहाँ पर इस चैप्टर का होता है अंत। जय माता दी, ठीक है? हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करे हैं, बड़े अच्छे से करे हैं। कोई भी फिर भी जरा सा भी डाउट आता है, आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके जरूर पूछ सकते हैं। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय एवरीवन।